इसमें फर्स्ट प्रॉब्लम गिवन है, राइट द रिलेशन बिटवीन कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन एंड हाउ डू कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी वेरी विद कंसंट्रेशन। तो मोलर कंडक्टिविटी डेल एम इक्वल टू होता है कंडक्टिविटी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन। तो ये तो दोनों के बीच में रिलेशन हो गया। इसके अलावा मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी के ऊपर कंसंट्रेशन का इफेक्ट क्या पड़ेगा वो आपको डिस्कस करना है। तो कंसंट्रेशन का इफेक्ट मतलब जनरली हम लोग यहाँ पे डाइल्यूशन की बात करेंगे कि जब हम डाइल्यूशन करेंगे तो दोनों कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो जब हम केवल कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो कंडक्टिविटी इज व्हाट, इट इज़ द कंडक्टेंस, ये कंडक्टेंस के बराबर होता है जब हम लेंथ को और एरिया को डिफाइन कर देते हैं 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम अगर हम सोल्यूशन का लेंगे तो उसका जो कंडक्टेंस होता है उसी को कंडक्टिविटी कहते हैं। और इस कंडक्टिविटी को हम लोग जनरली स्पेसिफिक कंडक्टिविटी भी कहते हैं। तो जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होता है उसमें जब हम डाइल्यूशन बढ़ाएंगे तो कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। अब कंडक्टिविटी डिक्रीज क्यों हो जाती है, क्योंकि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी में हमारा इलेक्ट्रोड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है बस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हम लोग यूज करते हैं और इसको प्लेस कर देते हैं 1 सेंटीमीटर लेंथ पे। तो इसका जो वॉल्यूम इनक्लोज होता है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो इसी वॉल्यूम की वजह से जो कंडक्टेंस होगा उसी को हम लोग स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी बोलते हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगा कि जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो इस स्पेसिफिक वॉल्यूम के अंदर जो नंबर ऑफ आयंस होते हैं उनका काउंट कम हो जाता है, इसलिए स्पेसिफिक कंडक्टिविटी हमेशा डाइल्यूशन के साथ डिक्रीज हो जाती है। लेकिन मोलर कंडक्टिविटी में क्या होता है कि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होता है किसी भी सोल्यूशन के अंदर। तो जब सोल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे तो वहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स चेंज होने वाला होता नहीं है, नंबर ऑफ आयंस फिक्स रहते हैं, बस उनकी मोबिलिटी बढ़ जाती है। इसलिए डाइल्यूशन के साथ मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। तो सेकेंड प्रॉब्लम है, राइट द केमिकल रिएक्शन विद इट्स नेम इन द कन्वर्जन ऑफ दिस। तो पहला है आपको इथेनॉल को कन्वर्ट करना है ब्यूट-2 इनल में। इथेनॉल मीन्स CH3CHO और ब्यूट-2 इनल मतलब CH3CH डबल बॉन्ड CHCHO। तो इसमें कन्वर्जन करना है। अब इस कन्वर्जन के लिए हम लोग एल्डाल कंडेंसेशन यूज करेंगे। तो एल्डाल कंडेंसेशन में हम कोई भी एल्डिहाइड होगा इसका 2 मॉलिक्यूल यूज करेंगे विद डाइल्यूट NaOH। तो इसके प्रेजेंस में बन जाएगा CH3CHOH CH2CHO। अब इसी के हम लोग कर देंगे हीटिंग। ये प्रोडक्ट कैसे बना, अगर इसको आपको डिटेल में जानना है तो एल्डाल कंडेंसेशन पे, अगर इसको डिटेल में जानना है कैसे प्रोडक्ट बना तो आप एल्डाल कंडेंसेशन का प्रिपरेशन कैसे होगा आप देख सकते हो। एल्डाल कंडेंसेशन रिएक्शन देख सकते हो, उसका वीडियो बना हुआ है। यहाँ पे इसके हम लोग हीटिंग कर देंगे। हीटिंग करने से यहाँ से OH और यहाँ से एक H वाटर के फॉर्म में बाहर हो जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है, ये प्रोडक्ट आपको बन जाएगा। सेकंड इसमें है प्रोपेन 2-on टू प्रोपेन। प्रोपेन 2-on मीन्स CH3COCH3, इसको कन्वर्ट करना है प्रोपेन मीन्स CH3CH2CH3 मीन्स किसी भी कीटोन को हमको हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करना है। तो बड़ा आसान सा है, इसका हम लोग कर देते हैं रिडक्शन। और रिडक्शन के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे जिंक अमलगम मीन्स ZnHg एलॉन्ग विथ HCl। तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा डायरेक्ट। इस रिएक्शन को हम लोग क्लीमेंसन रिडक्शन कहते हैं। तो दिस रिएक्शन इज क्लीमेंसन रिडक्शन। तो क्लीमेंसन रिडक्शन में हमेशा जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो क्या करेगा, जो कार्बोनिल कार्बन होता है उसको हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर देता है। थर्ड है गिव अ केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फिनॉल एंड बेंजोइक एसिड। अब बेंजोइक एसिड के अंदर आपको पता है एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट होगा और एसिडिक ग्रुप कहीं पे प्रेजेंट होता है तो इसका रिएक्शन जब हम कर देते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ मीन्स NaHCO3 के साथ, तो यहाँ से CO2 गैस बाहर रिलीज होता है और ये काज करता है ब्रिस्क इफरवेसेंस।
तो ये ब्रिस्क इफरवेसेंस ये काज करेगा सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, फिनॉल काज नहीं करेगा, इसलिए सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट से हम इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। इसका बी पार्ट है एक्सप्लेन वाई कार्बोक्सिलिक एसिड आर मोर एसिडिक देन द फिनॉल। कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब हम लोग कोई भी यहाँ पे हाइड्रोकार्बन की चेन लगा सकते हैं, साथ में COOH ग्रुप, और फिनॉल में बेंजीन के साथ OH अटैच रहेगा। यहाँ पे इस कार्बोनिल कार्बन को अगर हम ध्यान से देखें तो इस पर C डबल बॉन्ड O ये वाला होता है और साथ में OH इस तरीके से। तो ये वाला जो ऑक्सीजन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करता है, जिसकी वजह से इस OH बॉन्ड के अंदर पोलैरिटी थोड़ी सी ज़्यादा आ जाती है। मीन्स polarity of OH bond in case of carboxylic acid is much more as compared with the polarity of OH bond in phenol. That's why this hydrogen is easily released in the form of H+. That's why it behave as a strong acid as compared with the phenol. Section B. Calculate EMF of the following cell at 298 Kelvin. यहाँ पे एक सेल रिएक्शन दिया गया है, यहाँ पे आपको EMF कैलकुलेट करना है। तो चलिए EMF कैलकुलेट करने के लिए मतलब ई सेल हम लोग नस्ट इक्वेशन यूज करेंगे। ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई एन लॉग कंसनट्रेशन ऑफ एनोड बाई कंसनट्रेशन ऑफ कैथोड, ये हम यूज करते हैं। अब इस रिएक्शन में ई सेल पहले निकालना होगा और ई सेल होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, और यहाँ पे जब रिडक्शन पोटेंशियल आपको दिया जाए तो जो ज़्यादा नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो हमेशा एनोड होता है। तो ये वाला कैथोड होगा, मीन्स 0.44 माइनस 0.74, और इसको सॉल्व कर देंगे तो हम लोगों का वैल्यू मिल जाएगा 0.30। आप यूज कर लेंगे 0.30 वोल्ट माइनस 0.0591 बाई एन। यहाँ पे एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कैंसिल आउट होते हैं। इस रिएक्शन को, क्रोमियम वाले रिएक्शन को बैलेंस करोगे तो 6 पॉजिटिव है, मीन्स 6 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होगा, इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होगा, मतलब कैंसिल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 6 होंगे, इसलिए आपको यहाँ पे 6 लिखना है। लॉग एनोड, तो इस रिएक्शन में क्रोमियम ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसलिए क्रोमियम एनोड होगा, तो 0.01। अब इसके साथ कोफिशिएंट 2 लगाओ, इसलिए पावर 2 लिखना है। नीचे 0.1, इसके पावर 3 लिखना है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 10 की पावर ये -4 हो जाएगा, और नीचे आएगा 10 की पावर -3। सॉल्व करने पे 10 की पावर -1, मीन्स ये हो जाएगा -1 log 10। log 10 की वैल्यू 1 होती है, मीन्स पूरा रिजल्ट log का आएगा -1, तो -1 को इससे इंटू करोगे तो आपको ये वैल्यू पॉजिटिव मिल जाएगी। तो ई सेल का जो वैल्यू यहाँ पे आएगा 0.30 प्लस 0.0591 बाई 6 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.0098, और इसको 0.3 के साथ ऐड कर देंगे तो हमारा रिजल्ट बनेगा 0.3098। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। पहला, एलम इज मोर इफेक्टिव इन कोएगुलेटिंग द ब्लड। अब एलम होता है हमारा K2SO4, Al2SO4 थ्राइस एंड 24H2O। ब्लड हमारा एक नेगेटिवली चार्ज सॉल है, इसलिए इसके कोएगुलेशन के लिए हमको पॉजिटिव चार्ज देखना होगा। तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा K+ और एल्युमिनियम 3+, और आप जानते हो हार्डी-सुलजे रूल के अकॉर्डिंग पॉजिटिव चार्ज जहाँ पे जितना ज़्यादा होगा उसका इफेक्टिवनेस उतना ही ज़्यादा होता है। दिस वन इज़ मोर इफेक्टिव इन काजिंग द कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। तो NaCl पे Na के ऊपर +1 चार्ज होता है, और एलम में जो एल्युमिनियम है इसके ऊपर +3 चार्ज होता है। दैट्स वाई इट इज़ मोर इफेक्टिव इन काजिंग द कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। सेकेंड है, लायोफिलिक सॉल आर आल्सो कॉल्ड एज प्रोटेक्टिव सॉल। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, किसी भी लायोफोबिक सॉल को स्टेबल बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी स्टेबिलिटी कम होती है, थोड़ा सा इसके अंदर हम लोग लायोफिलिक सॉल को ऐड कर देते हैं। तो इसके एडिशन से इसका हो जाता है प्रोटेक्शन।
इसलिए इसको प्रोटेक्टिव सॉल हम कहते हैं। अब प्रोटेक्शन कैसे होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं लायोफोबिक के, उनके अराउंड लायोफिलिक के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक लेयर बना लेते हैं। अब लायोफिलिक का सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्शन ज़्यादा होता है, इसलिए फिर ये आउटर लेयर सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्ट करके इसके पार्टिकल्स को स्टेबलाइज कर देता है सॉल्वेंट के अंदर, इसलिए सोल्यूशन स्टेबल हो जाता है। थर्ड, सेम सब्सटेंसेस कैन एक्ट एज बोथ कोलाइड्स एंड क्रिस्टलॉइड्स। क्रिस्टलॉइड्स मतलब जिनके पार्टिकल की साइज 1 नैनोमीटर से छोटी रहेगी, मीन्स ये बिहेव करेंगे एज अ ट्रू सोल्यूशन। और कोलाइड्स मतलब आप समझते हो जहाँ पे पार्टिकल्स की साइज 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर आता है, एंड दिस वन बिहेव एज अ कोलाइडल सोल्यूशन। तो यहाँ पे जो क्रिस्टलॉइड्स होते हैं मतलब ट्रू सोल्यूशन, उनकी कुछ कंडीशंस होती हैं जिस कंडीशन में ये बड़ी साइज बन सकते हैं, जिस कंडीशन में ये कोलाइडल के रेंज में आ सकते हैं, जिसमें आपने एक एग्जाम्पल पढ़ा होगा मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स, जिसमें छोटे मॉलिक्यूल्स एग्रीगेट होके बड़े मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। तो जब इनका एग्रीगेशन होगा तो क्रिस्टलॉइड्स कोलाइड्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। इसके अलावा आपने सोप में पढ़ा हुआ है एसोसिएटेड कोलाइड्स के अंदर, जब हम कंसंट्रेशन यूज कर लेते हैं CMC के ऊपर यानी क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन के, तो वहाँ पे भी एग्रीगेशन हो जाता है। मीन्स हम क्रिस्टलॉइड्स को कोलाइड्स में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, मीन्स सेम मटेरियल दोनों तरह बिहेव कर सकते हैं। नेक्स्ट, असाइन द रीजन फॉर द फॉलोइंग। मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल एंड देयर कंपाउंड पॉसेस कैटलिटिक प्रॉपर्टी। कैटलिटिक प्रॉपर्टी के लिए दो कंडीशंस बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। पहला, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होना चाहिए, और दूसरा वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। तो ट्रांजिशन मेटल वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं, और इनके पास वैकेंट d ऑर्बिटल भी होता है, जिसकी वजह से ये आसानी से रिएक्टेंट के साथ बाइंड हो जाते हैं, इसलिए गुड कैटलिस्ट होते हैं। ट्रांजिशन मेटल हैव हाई इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का मतलब होता है कितनी एनर्जी प्रोवाइड करके हम उनके मॉलिक्यूल्स को या एटम्स को सेपरेट कर देते हैं। एंड द एटम्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर बाइंड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ मेटेलिक बॉन्ड, एंड मेटेलिक बॉन्ड डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के पास ज़्यादा होते हैं, दैट्स वाई दे शो द स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड। और स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड होने की वजह से ये सेपरेट नहीं हो पाते। इनको सेपरेट करने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी होती है, दैट्स वाई दे हैव द हाई इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। Ca, scandium 3+ salt are white in color, whereas copper 2+ salt are blue in color. स्कैंडियम कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो आएगा 3D14S2, स्कैंडियम 3+ लिखोगे तो आ जाएगा 3D0। कॉपर लिखोगे 29 तो हो जाएगा 3D10 और 4S1। कॉपर 2+ लिखोगे तो हो जाएगा 3D9। इस कॉपर के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए dd ट्रांजिशन को शो नहीं करेगा, एंड दिस वन शो द dd ट्रांजिशन, और dd ट्रांजिशन की वजह से ही इसका स्पेसिफिक कलर आता है, और यहाँ पे ट्रांजिशन ना होने की वजह से ये कलर लेस रहता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, why is chromium 2+ reducing and Mn3+ oxidizing when both have D4 configuration? मीन्स क्रोमियम 2+ का भी कॉन्फ़िगरेशन D4 है और Mn3+ का भी कॉन्फ़िगरेशन D4 है। अब यहाँ पे क्या होता है कि क्रोमियम अगर एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, तो क्रोमियम जब एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 3D3। मीन्स इसके जो T2G होते हैं वो हाफ फिल्ड हो जाते हैं और ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन पा जाता है, इसलिए ये एक इलेक्ट्रॉन को हमेशा लूज करेगा मतलब इसका होगा ऑक्सीडेशन, एंड इटसेल्फ इट एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट की तरह ये बिहेव करता है।
Mn के केस में क्या है, अभी ये अनस्टेबल है, तो अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन हम प्रोवाइड कर देते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन को यूज करके ये कॉन्फ़िगरेशन बन जाता है D5 जो कि हाफ फील्ड हो जाता है। इसका हो जाएगा रिडक्शन, और रिडक्शन होने की वजह से ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, तो इसलिए ऑक्सीडाइजिंग होता है। अब आपके अगर दिमाग में आ रहा होगा कि हैफनियम और जर्कोनियम की साइज एक जैसी होती है, पीछे रीज़न क्या है, तो हम लोग लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन लिखते हैं। और सेम ऐसे ही जब सेम साइज होगी तो इनको सेपरेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए आसानी से ये सेपरेट नहीं होंगे। यूजिंग हुंड्स रूल कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सीरियम 3 पॉजिटिव आयन ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन ओनली फार्मूला। अब सीरियम, सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। अगर हम इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आएगा जेनान, जेनान के बाद 6s में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 5d में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, और 4f में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो अगर हम इसको +3 स्टेट में रखेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल मतलब s से और 1 इलेक्ट्रॉन f से बाहर हो जाएगा, तो कॉन्फ़िगरेशन इसका बनेगा 4f1 मीन्स इट कंटेन 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो n की वैल्यू 1 होगी, तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे म्यू इक्वल टू √n n+2, तो यहाँ पे वैल्यू इसकी 1 पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा आपको 1 + 2 3, 3 × 1 मीन्स √3, 1.732 बोर मैग्नेटॉन्स इसका आंसर हो जाएगा। राइट द नेम ऑफ कंपाउंड दिस यूजिंग वैलेंस बॉन्ड थियरी, प्रेडिक्ट द मैग्नेटिक बिहेवियर, हाइब्रिडाइजेशन, शेप and where it is inner or outer orbital in case of octahedral complex, also calculate its magnetic moment। यानी बहुत कुछ में पूछा गया है। तो सबसे पहले हम लोग नेम लिखते हैं इसका। अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है, मतलब इसके पहले यहाँ पे कैटायन प्रेजेंट रहा होगा। कैटायन प्रेजेंट रहा होगा तो आपको मेटल का नाम चेंज करना पड़ेगा, मीन्स कोबाल्ट की जगह हम लोग कोबाल्टेट लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे हेक्सा फ्लोराइडो कोबाल्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो जाएगा, यानी कि थर्ड। आयन हम यहाँ लिख सकते हैं, आयन लिखेंगे। मैग्नेटिक बिहेवियर, सबसे पहले कोबाल्ट यहाँ पे +3 स्टेट में है, कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो कोबाल्ट 3d7 4s2 होता है, कोबाल्ट 3+ लिखेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज करेंगे तो हो जाएगा 3d6। 3d6 में इलेक्ट्रॉन को अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे d के अंदर तो 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इसकी तरफ अप्रोच करने वाला फ्लोरीन है जो एक वीक फील्ड लिगेंड है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को पेयर करेगा नहीं, इसलिए इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे 4, इसलिए इसकी मैग्नेटिक बिहेवियर में आ जाएगा पैरामैग्नेटिक। अब अंदर का d ऑर्बिटल तो यूज होगा नहीं, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन में आउटर s, आउटर p और आउटर d यूज हो जाएंगे। तो sp3d2 इसका हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। sp3d2 क्यों? क्योंकि यहाँ पे 6 ऑर्बिटल यूज होंगे 6 अलग अलग लिगेंड के लिए, तो हाइब्रिडाइजेशन ये हो जाएगा। अब ये आउटर वाला d ऑर्बिटल यूज हो रहा है, इसलिए इसको हम आउटर कॉम्प्लेक्स कहेंगे। इसके अलावा पूछा हुआ है इसका शेप क्या होगा और मैग्नेटिक मोमेंट। तो sp3d2 हमेशा ऑक्टाहेड्रल शेप शो करेगा, इसलिए ऑक्टाहेड्रल लिख देंगे। और इसकी मैग्नेटिक मोमेंट को निकालेंगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमको 4 यूज करना है, तो म्यू इक्वल टू हो जाएगा √n n+2 से 4 × 6 मीन्स √24 बोर मैग्नेटॉन्स, इसका आंसर हो जाएगा। इसी का R वाला पार्ट है, क्रोमियम NH363+ इज पैरामैग्नेटिक वाइल निकल CN4 2- इज डायमैग्नेटिक। इसको एक्सप्लेन करना है, तो चलिए देखिए यहाँ पे क्रोमियम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हो जाएगा 3d5 एंड 4s1। अब क्रोमियम यहाँ पे +3 स्टेट में है, इसलिए +3 स्टेट का मतलब हो गया 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो आ जाएगा
3d3। अब इसमें इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो d ऑर्बिटल में कुल 3 इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो अमोनिया है इलेक्ट्रॉन को पेयर अप करेगा नहीं, वैसे भी यहाँ पे 2 ऑर्बिटल खाली हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर होगा नहीं। तो इसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, इसलिए ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। इसके केस में निकल 28 3d8 4s2 होगा। निकल 2+ कंडीशन में 3d8 कॉन्फ़िगरेशन शो होगा। इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे d के अंदर, तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब यहाँ पे इसकी तरफ अप्रोच करने वाला है साइनाइड, और साइनाइड एक स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है जो इलेक्ट्रॉन को पेयर करता है, इसलिए इस इलेक्ट्रॉन को पेयर कर देगा तो एक ऑर्बिटल खाली हो जाएगा और सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेयर्ड हो जाएंगे, इसलिए इसका बिहेवियर होता है डायमैग्नेटिक। डिस्कस द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स। तो मेटल कार्बोनिल्स में मेटल का डायरेक्ट बॉन्डिंग होता है कार्बोनिल ग्रुप के साथ, मीन्स CO के साथ। अब CO के साथ इसका जो अटैचमेंट होता है वो 2 तरीके से होता है। एक अटैचमेंट तो ये होता है कि जो CO है वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है मेटल को, और एक होता है जिसमें मेटल अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है CO को। तो जब CO अपना लोन पेयर डोनेट करेगा M को तो वहाँ से सिग्मा बॉन्ड बनता है, एंड व्हेन मेटल डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर टू द CO then the pi bond is formed, and on the basis of formation of these 2 different type of bond, metal carbonyls are classified as sigma bonded metal carbonyls and pi bonded metal carbonyls। तो यहाँ पे क्या होगा, कौन इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है उसके बेस पे इस 2 टाइप से इसको डिफाइन कर सकते हैं। अभी यहाँ पे बॉन्डिंग आपसे पूछा हुआ है मेटल कार्बोनिल्स में कैसा होता है, तो आप बोलोगे सिग्मा और पाई दोनों टाइप की बॉन्डिंग होती है। जब कार्बोनिल इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा तो सिग्मा टाइप की बॉन्ड बनेगी, और व्हेन मेटल डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर देन पाई बॉन्ड इज फॉर्म। अगला है ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थियरी राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ D4। अब यहाँ पे जो डेल्टा O की वैल्यू है वो कम है, पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है। डेल्टा O कम होने का मतलब क्या हुआ कि T2G और EG के बीच में गैप बहुत कम है, मीन्स T2G के हाफ फील्ड होने के बाद इलेक्ट्रॉन आसानी से इस EG में आ सकता है, इसलिए D4 के लिए 3 इलेक्ट्रॉन पहले इसमें आएंगे, फिर चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, इसलिए कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा T2G3 एंड EG1। An organic compound A which has the characteristics order on treatment with NaOH form 2 compound BC. Compound B has the molecular formula this, which on oxidation give back to A. Compound C is sodium salt of acid. C when heated with soda lime yield aromatic compound D. स्ट्रक्चर आपको ABCD का बताना है। तो इसमें क्या है, आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड A है जिसके पास कैरेक्टरिस्टिक्स स्मेल है। इसको जब हम ट्रीट करते हैं NaOH के साथ तो आपको 2 कंपाउंड मिलते हैं B और C। कंपाउंड B हैज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला C7H8O विच ऑन ऑक्सीडेशन, अगर इसका ऑक्सीडेशन करा देते हैं तो फिर से ये A बन जाता है। कंपाउंड C इज सोडियम सॉल्ट, ये सोडियम सॉल्ट है। C व्हेन हीटेड विद सोडा लाइम, इसका जब रिएक्शन करा देते हैं सोडा लाइम के साथ मीन्स NaOH CaO यील्ड एन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन D, तो एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनता है। तो चलिए देखिए यहाँ पे, अगर कोई एक कंपाउंड आपके पास है जिसका NaOH से ट्रीटमेंट करने के बाद आपको 2 कंपाउंड मिलते हैं जिसमें एक सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड है, तो सिंपल सा रिएक्शन कैनिजारो रिएक्शन है, और कैनिजारो रिएक्शन में हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे एल्डिहाइड, जिस एल्डिहाइड के पास एल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, इसलिए हमारा जो कंपाउंड A है
वो बेंजीन के साथ CHO अटैच हो सकता है, मीन्स ये एल्डिहाइड है। तो जब हम किसी भी एल्डिहाइड का जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा उसका कैनिजारो रिएक्शन कराते हैं तो एक एल्कोहल बनता है और एक सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बनता है। तो इसका एल्कोहल बनाएंगे तो हो जाएगा बेंजीन के ऊपर CH2OH। तो CH2OH इस फार्मूले को फॉलो कर रहा है कि नहीं देख लीजिए। 5 2 7 1 8 हाइड्रोजन, 6 1 7 कार्बन और 1 O, ये फॉलो कर रहा है। ये सोडियम सॉल्ट होगा, मीन्स बेंजीन के ऊपर COONA। सोडा लाइम से रिएक्शन करा देते हैं तो हाइड्रोकार्बन मीन्स बेंजीन बनता है, तो बेंजीन बन जाएगा। तो हमारा A हो गया ये वाला, B हो गया ये, C हो गया ये और D हो गया ये। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। आइडेंटिफाई A, B एंड C। जब हम किसी भी एसिड का रिएक्शन अमोनिया के साथ कराते हैं तो अमोनियम सॉल्ट बनता है, मीन्स CH3COONH4 बनेगा। और जब इसकी हम हीटिंग कर देते हैं तो यहाँ से H2 और यहाँ से एक O वाटर के फॉर्म में बाहर हो जाता है और बन जाता है अमाइड, मीन्स ये बनेगा CH3CONH2। अब किसी भी अमाइड का रिएक्शन जब हम कराते हैं Br2NaOH के साथ तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, जिसमें अमाइड का CO ग्रुप हट जाता है, इसलिए B में आपको मिल जाएगा एक अमाइन CH3NH2। अब किसी भी प्राइमरी अमाइन का रिएक्शन जब हम कराते हैं CHCl3KOH के साथ, मीन्स कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, तो हमको आइसोसाइनाइड मिलता है, इसलिए यहाँ पे आइसोसाइनाइड हमको मिल जाएगा, ये होगा C। अगला है डिस्टिंग्विश बिटवीन मिथाइल अमाइन एंड डाई मिथाइल अमाइन। मिथाइल अमाइन प्राइमरी अमाइन है और डाई मिथाइल अमाइन सेकेंडरी अमाइन है। प्राइमरी अमाइन को सेकेंडरी और टर्शियरी से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बाय कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। इसी को आइसोसाइनाइड टेस्ट बोलते हैं, जिसमें हम इसका रिएक्शन CHCl3KOH के साथ कराएंगे तो आइसोसाइनाइड ये बनाएगा, जिसकी एक बैड सी स्मेल आती है। अगला एरोमेटिक अमाइन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रिल थैलिमाइड सिंथेसिस। गैब्रिल थैलिमाइड सिंथेसिस में एक स्टेप आएगा जहाँ पे RH का रिएक्शन कराना होता है, जिससे ये R ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा और यही R ग्रुप फिर अमाइन में कन्वर्ट होता है। तो अगर ये एरोमेटिक आपको बनाना है तो फिर यहाँ पे आपको जो एल्काइल हैलाइड यूज करना है वो बेंजीन रिंग के साथ यूज करना है, और बेंजीन रिंग के साथ जो हैलोजन लगा होता है वो आसानी से एलिमिनेट नहीं होता, क्योंकि हैलोजन और बेंजीन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो पार्शियल डबल बॉन्ड बनता है, इसलिए रिएक्शन करेगा नहीं, इसलिए एरोमेटिक अमाइन यहाँ से नहीं मिलता। अगला अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द प्रॉपर्टी मेंशन अगेंस्ट इट। पहला है pKb, जिसका pKb ज़्यादा होता है उसकी बेसिसिटी कम होती है, यानी हमको ज़्यादा बेसिक से कम बेसिक की तरफ चलना है। अब यहाँ पे जो ग्रुप अटैच होते हैं, अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होंगे तो हमेशा बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। इस वाले में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप 2 लगा हुआ है, इस वाले में 1 लगा हुआ है, इस वाले में भी 1 लगा है, लेकिन इसके साथ साथ एक इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप भी इसमें लगा हुआ है। इसमें केवल इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप लगा हुआ है, तो ये बेसिक स्ट्रेंथ को सबसे ज़्यादा कम करेगा, ये सबसे ज़्यादा बढ़ाएगा, इसलिए सबसे ज़्यादा बेसिक हमारा होगा ये वाला। सेकेंड नंबर पे बेसिक आ जाएगा ये, थर्ड नंबर पे बेसिक स्ट्रेंथ इसकी होगी, फोर्थ नंबर पे इसकी होगी। तो ये मैंने बेसिक स्ट्रेंथ बताया है। अब इसी का pKb लिखेंगे तो उल्टा हो जाएगा, सबसे ज़्यादा pKb इसका होगा, देन दिस वन, देन दिस वन एंड देन दिस। सेकेंड बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर डिपेंड करता है, तो आपको देखना है हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन स्ट्रांग बनाएगा। तो यहाँ पे एक एल्कोहल है, बाकी अमाइन दिए गए हैं, और अमाइन का जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो एल्कोहल से कम होता है,
सबसे ज़्यादा एल्कोहलिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी, इसलिए सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट ये शो करेगा। अब इन तीनों में ये वाला आपको प्राइमरी दिख रहा है, ये वाला सेकेंडरी, ये वाला टर्शियरी। और प्राइमरी वाला ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड शो करेगा, सेकेंडरी वाला उससे कम हाइड्रोजन बॉन्ड शो करता है, टर्शियरी बिल्कुल नहीं करता। इसलिए एल्कोहल के बाद सेकेंड नंबर इसका आएगा, थर्ड नंबर आएगा इसका, फोर्थ नंबर इसका आ जाएगा। तीसरा है सॉल्बिलिटी इन वाटर में डिस्कस करना है। सॉल्बिलिटी के लिए क्या होगा, ग्रुप पहले तो छोटा लगा होना चाहिए और दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा बनना चाहिए। इन तीनों के केस में देखें तो यहाँ पे छोटा ग्रुप लगा हुआ है इथाइल, यहाँ पे इथाइल ग्रुप 2 बार लग गया है, यहाँ पे बेंजीन लगा हुआ है, बेंजीन जो कि एक बल्कियर ग्रुप होगा, बल्कियर ग्रुप ये भी है। लेकिन इस वाले के केस में क्या होगा, पहले तो ग्रुप छोटा लगा हुआ है और हाइड्रोजन बॉन्ड ये ज़्यादा बनाएगा, इसलिए सॉल्बिलिटी इसकी सबसे ज़्यादा। इस वाले केस में क्या होगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड तो कम बना रहा है लेकिन तो ये ग्रुप यहाँ पे छोटा लगा हुआ है, ये बल्कियर ग्रुप है, इसलिए सेकेंड नंबर इसको मिलेगा, थर्ड नंबर इसको मिल जाएगा। अगला, एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन हम लोग कराते हैं तो यूज करते हैं एक रिएजेंट AlCl3 एनहाइड्रस, जो कि एसिडिक नेचर शो करता है, और एनिलीन के ऊपर जो NH2 ग्रुप लगा होता है वो बेसिक नेचर शो करता है। तो ये बेस और एसिड आपस में रिएक्शन करके सॉल्ट बना लेते हैं, और ये सॉल्ट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में सोल्यूशन के अंदर सेटल डाउन हो जाएगा, इसलिए वो फर्दर रिएक्शन शो नहीं करता। डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन यील्ड अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मेटा डेरिवेटिव्स आल्सो। तो जब हम नाइट्रेशन कराते हैं तो यूज करते हैं कंसनट्रेट HNO3 along with small fraction of concentrate H2SO4। H2SO4 प्रोटॉन रिलीज करता है और ये प्रोटॉन इस एनिलीन के NH2 ग्रुप के साथ अटैच होके बनाता है एनिलीनियम आयन, एंड दिस एनिलीनियम आयन इज मेटा डायरेक्टिंग, सो along with आर्थो एंड पैरा small fraction of meta products are also obtained। एनिलीन शुड बी एसिटाइलेटेड बिफोर ब्रोमिनेशन। जब एनिलीन का हम लोग ब्रोमिनेशन कराते हैं तो ये एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है जो आर्थो पैरा सभी पोजीशन को एक्टिवेट कर देता है, इसलिए यहाँ पे आर्थो पैरा सभी पे ब्रोमीन अटैच होके ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट दे देता है। NH2 Br हर जगह अटैच हो जाएगा। अब अगर हमको मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट चाहिए तो हमको इसके एक्शन को थोड़ा सा डीएक्टिवेट करना पड़ेगा, और इसी को डीएक्टिवेट करने के लिए हम पहले इसका कर देते हैं एसिटाइलेशन, मीन्स इसको एसिटिक एनहाइड्राइड से ट्रीट कर देंगे तो इसके ऊपर एसिटाइल ग्रुप अटैच हो जाता है। अब इसकी एक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी। अब इसके ऊपर अगर हम ब्रोमिनेशन कराएंगे तो केवल ये पैरा प्रोडक्ट देगा, फिर इस एसिटाइल ग्रुप को यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। अगला है कन्वर्ट बेंजीन टू बेंजोइक एसिड। बेंजीन को बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना है, बड़ा आसान सा रिएक्शन है। बेंजीन इसका करा देते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, मीन्स CH3Cl along with एनहाइड्रस AlCl3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो इस पे CH3 अटैच हो जाएगा। अब इसका हम लोग कर देते हैं ऑक्सीडेशन, मीन्स KMnO4 से ट्रीट कर देंगे तो ये CH3 को कन्वर्ट कर देगा COOH में। डिस्टिंग्विश एनिलीन एंड मिथाइल अमाइन। एनिलीन और मिथाइल अमाइन दोनों का रिएक्शन जब हम कराते हैं HONO मीन्स नाइट्रस एसिड के साथ तो दोनों डाई एजोनियम सॉल्ट देते हैं, लेकिन जो एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, ये वाला ज़्यादा स्टेबल होता नहीं है, इसलिए डाइजोनियम सॉल्ट जल्दी से कन्वर्ट हो जाता है एल्कोहल में, यानी ये एल्कोहल बनाएगा, ये एल्कोहल नहीं बनाता और डिस्टिंग्विश दोनों हो जाता है। पीकेबी एनिलीन का ज़्यादा क्यों होता है अब इसको देखना है। तो एनिलीन हमारा यही है, बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप। अब इसका जो लोन पेयर है वो डीलोकलाइज होता है बेंजीन के अंदर, इसलिए इसका लोन पेयर इसके पास अवेलेबल नहीं रहेगा डोनेशन के लिए, इसलिए इसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम रहती है, और जिसका बेसिक स्ट्रेंथ कम रहेगा उसका पीकेबी ज़्यादा रहता है, इसलिए पीकेबी इसकी हाई रहती है।
अगला केस बेस्ड प्रॉब्लम है जहाँ पे काइनेटिक्स से प्रॉब्लम दिया गया है, जिसमें आपसे पूछा गया है 50% ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन 23 मिनट्स, कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर फॉर कंप्लीशन ऑफ 90% ऑफ द रिएक्शन। अब अगर किसी भी रिएक्शन का दो अलग अलग कंडीशन दिया जाता है तो हम लोग उसके के को इक्वेट करके सॉल्व करते हैं। इसलिए हम लिखेंगे 2.303 बाई टी, ये टी 50% वाला लिख रहे हैं इसलिए टी हाफ लॉग इनिशियल 100 होगा, तो हाफ लाइफ के बाद ये केवल आधा बचेगा मीन्स 50 इक्वल टू 2.303, ये 90% के लिए टी 90 हम टाइम लिख देते हैं, लॉग इनिशियल 100 लिया, अगर 90% रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो बचेगा ये 10। 50% के लिए टाइम 23 दिया हुआ है, टी हाफ 23 हम लिखेंगे, 2.303 को कैंसिल किया, 1/23 लॉग ये 2 आ जाएगा इक्वल टू 1/t 90 लॉग 10। लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, ये हट जाएगा, इसकी वैल्यू 0.3010, 0.3010 डिवाइडेड बाई 23 इक्वल टू 1/t 90, तो t 90 इक्वल टू हो जाएगा 23 डिवाइडेड बाई 0.3010। 23/0.3010 को सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 76.41, तो इतना मिनट लगेगा 90% रिएक्शन को कंप्लीट करने में। इसी में बी पार्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन द फॉलोइंग। पहला है ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन में इवन बी ज़ीरो, ठीक है, ऑर्डर किसी भी रिएक्शन का ज़ीरो हो सकता है। इसके बाद का पार्ट यहाँ से एलिमिनेट हो चुका है, इसलिए ये पेपर हम यहीं तक डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।